ओके, हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो सभी? सेफ हो? चलिए वापस आ गए हैं हम अपनी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में। तो हमारी वाली क्लास कौन सी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, बच्चों के डाउट्स क्लियर होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है। तो फटा हमारा कौन सा चल रहा था? हमारा चल रहा था भाई जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस का। ठीक है। इसमें हमने अब तक क्या क्या देखा था? हमने न्यूट्रिशन और ह्यूमन डाइजेशन देखा था। ठीक है। प्लांट्स में भी न्यूट्रिशन देखा था। उसके बाद हमने क्या करा? उसके बाद मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे और बहुत बच्चों ने सही आंसर किए थे। इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ऐसे ही पढ़ते चलिए, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वापस आज की क्लास। एक चीज़ और भाई, बहुत बच्चे बोल रहे थे कि मैम फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण एक बार वापस समझाइए। चलिए मैं समझा देती हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है। स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या है यहाँ पे? है भाई हमारा क्या? प्रकाश संश्लेषण। क्या है प्रकाश संश्लेषण? सबसे पहले यही जानेंगे। ये जो प्रकाश संश्लेषण है एक क्या है? क्रिया है। सबसे पहली बात क्या है? एक क्रिया होती है। होती किसमें है? ये होती है कहाँ पे? पौधों में। कौन से पौधों में होती है? हरे पेड़ पौधों में। किसमें? हरे पेड़ पौधों में। ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको बहुत अच्छे से समझना, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से करिए। ठीक है। आप एक एक काम करिए, आप ना एक एक स्टेप को लिखते चलिए, इससे आपको क्या होगा, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। तो क्या है प्रकाश संश्लेषण? क्या है? एक क्रिया है। किसमें होती है? पौधों में होती है। कौन से पौधों में होती है? हरे पेड़ पौधों में होती है। ठीक है। अब भाई जो ये क्रिया है कुछ तो करती होगी ना, क्या करेगी? ये क्या करती है? ये सौर ऊर्जा को किसमें? रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देती है? इसका परिवर्तन कर देती है। जो ये सौर ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। भाई ये आई कहाँ से है ऊर्जा? सौर ऊर्जा क्यों कहा है? सौर ऊर्जा जो है ये आती है किससे? सूर्य से, यानी सूरज से। सूरज से जो क्या आई? सौर ऊर्जा आई। और पौधों ने किसमें बदल दिया इसको? पौधों ने बदल दिया भाई रासायनिक ऊर्जा में। किसमें बदला? रासायनिक ऊर्जा में। अब भाई ये जो ये सौर ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा में बदली है, वो भी तो किसी तरीके से बदली ही है। कैसे बदली है उसको देखते हैं। क्या होता है जो आपकी, कौन सी क्रिया? जो आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये होती कहाँ है? यानी फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है? ये होता है आपका कहाँ पे? जो पत्ती होती है, ठीक है, उसमें होता है। तो आपकी पत्ती में क्या होता है? पत्ती में जो होता है पौधे की, क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पे। क्या होता है वहां पे? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? भाई इस क्लोरोप्लास्ट में होते हैं क्या? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब भाई जो ये क्लोरोफिल है ये क्या है और ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? बात आई होगी। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इसको हम हिंदी में कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक। ठीक है। और भाई जो ये क्लोरोफिल है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पर्णहरित या पर्णहरीम। ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है। वहां पे क्यों क्यों होती है? क्योंकि जो पत्ती होती है वहां पे क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है सबसे ज्यादा? क्लोरोफिल वर्णक होता है। तो क्लोरोफिल क्या है? एक वर्णक है। ठीक है। और ये जो वर्णक है ये करता क्या है? ये जो करता है ये पौधों को, कौन सा, किसको? जो पौधे होते हैं हमारे, ठीक है, इनको क्या करता है? इनको हरा रंग, कौन सा? हरा रंग। क्या करता है? हरा रंग देता है। इसी की वजह से क्या होता है? जो पौधे होते हैं वो हरे रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है। तो अगर आपका इतने से पार्ट का, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि भाई प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करो, बहुत छोटा आंसर है, वन लाइन में, तो आप कैसे करोगे? सबसे अच्छा आपको लिखना है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और यह क्रिया कहाँ होती है? यह क्रिया पौधों में होती है। क्लियर इतना? अगर बाय चांस आपका आ जाता है लॉन्ग में, वो बोलते हैं कि भाई प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है और इसकी जो क्रिया विधि है उसको समझाइए, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखनी होगी और उसके बाद आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। क्रिया लिखेंगे, ये कहाँ पे होगी?
पौधे में होगी, ठीक है। कहाँ पे होती है? पत्ती में होती है। उसमें क्या होते हैं? पत्ती में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पे सबसे ज्यादा क्या होते हैं? क्लोरोफिल के वर्णक उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं? जो सूर्य का प्रकाश है, किसका? सूर्य का, ठीक है। इस जैसे सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आया, ठीक है, क्या कर देंगे उसको? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देंगे, ठीक है। और कौन सी क्रिया शुरू हो जाती है यहाँ पे? यहाँ पे हो जाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है। अब भाई यहां से क्या आया? अब इसके बाद आपका एक चीज आती है, क्या? कैसे? क्या हुआ? ठीक है, तो पौधे क्या करते हैं? मृदा जो होती है, मृदा यानी आपकी मिट्टी, मिट्टी से अवशोषित जल, ठीक है, किससे? मिट्टी से अवशोषित जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मिट्टी से क्या लेगी? सिर्फ जल लेगी, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2 होता है। साथ ही में आपका क्लोरोफिल, ठीक है, इन सब की, और O2, इन सब से क्या करती है ये? इन सब से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बात आ जाती है कि इसमें क्या होता है, ठीक है। तो उसकी एक इक्वेशन है, क्या? 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है। CO2 क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। H2O क्या है? ये है आपका जल। सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल मतलब आपका पर्णहरित, ठीक है। इन दोनों में जैसे क्लोरोफिल पे क्या आएगा? सूर्य की लाइट आएगी, तो आपका क्या होगा? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और क्या बन जाएगा? C6H12O6, मतलब क्या है ये है ग्लूकोज, क्या है? ग्लूकोज। और प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है। चलिए, अब क्या इसके आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? सबसे पहले आवश्यक तत्व जान लेते हैं भाई इनके। चलिए, कौन कौन से होते हैं? जल, जल। जब तक आप पौधे को जल नहीं देंगे तो क्रिया कहाँ से होगी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मृदा से ही क्या होता है? वो अपने क्या लेते हैं? पोषक तत्व लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मृदा से ही लेंगे। तो जल जब तक नहीं जाएगा, क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी नहीं होगी। दूसरा आवश्यक तत्व कौन सा है इसमें? दूसरा जो आवश्यक तत्व आता है भाई, वो आ जाता है कौन सा? वो आता है यहाँ पे हमारा CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड, ओके। टेंशन मत लीजिएगा, आज की क्लास में भी हमारे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, तो वो भी देखेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। उससे पहले लेकिन जो टॉपिक कुछ बच्चों के क्लियर नहीं है, वो क्लियर करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा एक भी स्टूडेंट कुछ भी डाउट लेके रखे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका जल हो गया, CO2 हो गया, आपका O2 हो जाएगा क्या? ऑक्सीजन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है क्या भाई? क्या आ जाता है? जल्दी बताइए। यहाँ आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल तथा क्या? सूर्य का प्रकाश। क्लियर है? ये क्या थे? ये थे भाई हमारे क्या? आवश्यक तत्व। क्या थे? आवश्यक तत्व। लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब पत्ती में क्या होता है? हमने भाई ये तो देख लिया कि CO2 और O2 है। भाई ये क्या है? ये तो गैस है ना? क्या है ये? ये तो गैसें हैं। अब भाई ये कैसे होता है? गैसों का विनिमय यानी अंदर आना और बाहर जाना कैसे होगा? ये होता है किसकी सहायता से? रंध्र की सहायता से। अब यहाँ पे बच्चे सोच सकते हैं भाई रंध्र क्या होता है? रंध्र होता है आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? हमारा इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो स्टोमेटा कहाँ होते हैं? ये होते हैं आपके पत्ती में, ठीक है। कैसे होते हैं? सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र होते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं की सहायता से क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है। चलिए, क्या क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है। गैसों का
क्या? विनिमय। और क्या होता है यहाँ पे? और क्या करते हैं रंध्र? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या? जो क्या होता है, जो हमारा जल होता है, ठीक है, उसका किसके रूप में? वाष्प के रूप में बनना। भाई जब जल हो गया, अब क्या होता है, जब क्या होता है, जैसे आपने पौधे को पानी दिए जा रहे हैं, अब भाई एक लिमिट होती है ना, तो वो क्या करेगा, अगर पानी ज्यादा हो जाए तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करेगा और सारा पानी किसके रूप में? वाष्प के रूप में निकाल देगा। ठीक है, तो ये क्या थे? ये रंध्र के कार्य थे। अब भाई जो छिद्र हैं, कौन से वाले? स्टोमेटा जो हैं, ठीक है, क्या होता है, ये भी क्या होते हैं? बंद और खुलते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? रंध्र बंद होते हैं और खुलते हैं। अब भाई खुलना और बंद क्या होता है? रंध्र किसका? रंध्रों का बंद होना और खुलना किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है किस पे? द्वार कोशिकाओं की स्फीति और शलत दशा पर। ठीक है, स्फीति और शलत क्या है? दो दशाएं हैं, यानी खुलना और बंद होना। ठीक है, क्या होता है, ये आपकी किसकी संरचना है? ये देखिए, आपको रंध्र छिद्र दिख रहा है। क्या होता है, जैसे जब ज्यादा पानी दे दो, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, जब मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि अगर कोई गुब्बारा है भाई, उसमें पानी डाले जा रहे हो, एक टाइम आता है कि वो फूट जाएगा। उसी तरह क्या होगा, अगर जब क्या होता है, जो भित्ति होती है, ठीक है, वो बाहरी भित्ति पर क्या डालेगी? दबाव डालेगी, तो इससे क्या होगा? रंध्र खुल जाएगा। ठीक है, और वैसे ही इसके अपोजिट है। ठीक है, क्या है? इसके विपरीत है। क्या होता है? रंध्र बंद हो जाते हैं। जैसे जैसे पानी खत्म हो गया तो रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी द्वार कोशिकाएं हो गई। ये क्या है? रंध्र छिद्र हो गए। कहाँ पे? हरित लवक। ठीक है, क्या है? रंध्रों का खुलना। ये क्या है? खुला रंध्र। और ये क्या है? बंद रंध्र है। तो द्वार कोशिकाओं की स्फीति और शलत दशा पर निर्भर करता है किसका? रंध्रों का खुलना और बंद होना। क्लियर है इतना? उसके बाद एक पॉइंट आता है कि भाई जो कौन सी वाली प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, ठीक है, ये पौधों में हो गई। ठीक है, अब याद रखना एक चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो क्लोरोफिल है, इसकी वजह से पौधों का रंग क्या होता है? हरा होता है। तो हरे जो पौधे होंगे वहां पे जो वर्णक होगा वो क्लोरोफिल होगा। ठीक है, इसके अलावा भी वर्णक होते हैं, वो दूसरे पौधों में होते हैं, जो कैसे नहीं होते हैं? जो हरे रंग के नहीं होते हैं। ठीक है, फिर हमारा पॉइंट ये था कि भाई प्रकाश संश्लेषण में दो क्रियाएं आती हैं। कौन कौन सी? प्रकाशिक क्रिया। कौन सी? प्रकाशिक क्रिया। और नंबर 2 पर आ जाती है अप्रकाशिक क्रिया। ओके, अब भाई जो प्रकाशिक क्रिया है ये कहाँ होती है? प्रकाशिक क्रिया मतलब प्रकाश की आवश्यकता है। किसकी जरूरत है? प्रकाश की यहाँ पे क्या है? जरूरत है। क्लियर है? और अप्रकाशिक में प्रकाश की तो जरूरत नहीं है, इसलिए हमने क्या कहा है? अप्रकाशिक क्रिया। अब भाई ये होती कहाँ है? तो भाई जो प्रकाशिक क्रिया है ये कहाँ होती है? ये होती है ग्रेना में। कौन सी? प्रकाशिक क्रिया। और अप्रकाशिक क्रिया होती है कहाँ पे? स्ट्रोमा में। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाता है कि भाई प्रकाशिक क्रिया कहाँ होती है और अप्रकाशिक क्रिया कहाँ होती है। तो आपको सिंपल लिखना है भाई, प्रकाशिक क्रिया जो होती है वो ग्रेना में होती है और अप्रकाशिक क्रिया कहाँ होती है? ये स्ट्रोमा में होती है। इतना लिख के आपका ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर जो ये इक्वेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया, डेफिनेशन पूछ रहा है, सिंपल परिभाषा पूछ रहा है, एक लाइन लिखा हो। लेकिन अगर पूछिए पूरी क्रिया विधि, तो आपको इक्वेशन लिख के आनी है। ठीक है, आप कैसे लिख के आएंगे? सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ये हम अभी आगे देखेंगे कैसे क्या करके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका जो प्रकाश संश्लेषण है वो खत्म हो जाता है। अब आप, मुझे लगता है आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या आ जाता है भाई? उसके बाद आ जाता है क्या? हमारा दंत्र सूत्र। कुछ बच्चों ने पूछा था दंत्र सूत्र का प्रकाश संश्लेषण कोई लेना देना नहीं है, ये दो डाउट थे बच्चों के। ठीक है भाई, मुझसे पूछा था कि दंत्र सूत्र इंपॉर्टेंट क्यों है? दंत्र सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, सिंपल कि दंत्र सूत्र लिखिए।
ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? ये दंत सूत्र आता है आपका किसमें? ह्यूमन डाइजेशन में, यानी जो मानव का पोषण होता है, ठीक है, पाचन में आता है आपका। तो दंत्र सूत्र क्या होता है? दंत्र सूत्र होता है बच्चा आपका ऊपरी जबड़े में। किसमें? ऊपरी जबड़े में उपस्थित, किसमें? आधे भाग में। आधे भाग में क्या? जो ऊपरी जबड़े में उपस्थित आधे भाग में दांत, ठीक है, यानी ऊपरी जबड़ा जो होगा उसके आधे भाग में जितने दांत होंगे, ठीक है, इनकी संख्या होगी अपॉन किसकी? निचले, ठीक है, निचले जबड़े में उपस्थित आधे भाग में, आधे भाग में दांत की संख्या, ठीक है। तो क्या है? ऊपरी जबड़े में उपस्थित आधे भाग में दांत की संख्या बटे निचले जबड़े में उपस्थित आधे भाग में दांत की संख्या, और यहाँ पे क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई 2 हो जाता है। तो ये होता है हमारा दंत सूत्र होता है, जो किसमें? जब हमारा क्वेश्चन लॉन्ग आता है कि भाई पाचन क्या है, लॉन्ग में आएगा तो आपको प्रॉपर लिखना होता है, ठीक है। तो ये वहां काम आता है। दंत सूत्र इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से फॉर्मूला जो है अच्छे से याद रखना, जो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं उनके आधार पर, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं भाई कैसे क्या करें। अब भैया आप कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हो कि ये मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, जो पढ़ा है आपने, अब आपको पता भी होना चाहिए ना भाई लिख के कैसे आना है वहां पे, है ना। कभी कभी बच्चे गलती कराते हैं कि लिख के कैसे आना है। तो गाइस कैसे करोगे आप? मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसको पूरी क्रियाविधि के साथ समझाइए। मैंने बोला था मैं बताऊंगी कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सिंपल सा ध्यान से लिखिए, ये अच्छे मार्क्स स्कोर करने का तरीका है, ठीक है। और कभी भी जब भी आप डायग्राम बनाओ ना, प्लीज कलरफुल बना के आओ, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी ऐसी पेंसिल से बनाए, ब्लू ब्लैक पेंसिल, नहीं, बहुत सुंदर से डायग्राम बनाओ, अच्छे अच्छे कलर करके बनाओ, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो परिभाषा है उसको लिखेंगे कि भाई ये होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसने पूछा क्रियाविधि, तो आप बताना यहाँ से क्या कर देंगे? यहाँ से आप बताना शुरू कर देंगे कि भाई ये करना कैसे है, ठीक है। और सबसे पहली बात, जैसे आपने बताया कि क्या होता है, कैसे होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल बता दिया कि सूर्य की रोशनी आई कहाँ पे? पत्ती में उपस्थित, कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। वहां पे क्या थे? क्लोरोफिल के वर्णक थे। उन्होंने क्या किया? प्रकाश को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया, और किसमें? सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया। ये करने के बाद आप क्या करेंगे? इक्वेशन जरूर लिखेंगे, यानी कौन सी? जो रासायनिक समीकरण है प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है, रासायनिक समीकरण। और एक बात और बच्चों, अगर रासायनिक समीकरण आता है कि सिंपल प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण लिखो, तो भी आप क्या करेंगे? एक लाइन में परिभाषा देंगे, फिर आप लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण, और फिर लिखेंगे, जब भी कुछ लिख के आओ सबसे पहले हेडिंग जरूर लिखो कि आप कर क्या रहे हो। क्वेश्चन आपने लिख दिया, हेडिंग लिखो, उसके बाद करना स्टार्ट करो, अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। उसके बाद जो डायग्राम होगा प्रकाश संश्लेषण का वो बना के आओगे, ठीक है। इसके लिए आप मेरी पहले वाली क्लास देख सकते हो जिसमें मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ाया है, उसमें डायग्राम है, मैंने यहाँ नहीं लगाया है क्योंकि मैंने उसमें बताया था। यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही थी, जो कुछ बच्चों को नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अभी हो गया होगा आई होप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या था हमारा, ये हो गया। उसके बाद आप इसमें हेडिंग डालेंगे क्या? आवश्यक तत्व, ठीक है, क्या है? आवश्यक तत्व। अब बच्चों जब आप आवश्यक तत्व डालोगे तो आप क्या करोगे? साथ में यहाँ पे वो भी लिखोगे ना कि भाई क्या है? रंध्र आया था। अब आपने आवश्यक तत्व लिखे हैं, आपने लिखोगे कि ये इसमें इस्तेमाल हुए CO2, उसके बाद आप हेडिंग डाल के लिखोगे रंध्र। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, या तो आपको इतना लिख के आना, एक बन जाता है क्या? कि रंध्रों का खुलना और बंद होना क्या है। अगर वो शॉर्ट में आता है तो आप क्या करेंगे? डायग्राम बना के आएंगे, तब बताएंगे, ठीक है। अगर वो एक बार में पूछता है कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो आप बताएंगे द्वार कोशिकाओं की स्फीति और शलभ दशा पर। तो आपको क्वेश्चन देखना है, जहां डायग्राम की जरूरत है वहां डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो इतना आपको करके आना है। और दूसरी चीज, आप कभी कभी क्या करते हैं बच्चे,
देखिए, कभी भी ना ऐसा मत करिएगा कि पेपर आया आपका या कुछ भी आपका क्वेश्चन है, आपने क्या करा फटाफट से भाई ये कर दिया, ऐसे नहीं करना है। हर चीज का एक टाइम बांधिए कि इस टाइम पे ये तक ये मुझे करना है, इस टाइम तक ये करना है, ठीक है। पूरे पेपर को अच्छी तरह पढ़िए। अब बात आ गई क्वेश्चंस की। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर कि आप क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन से बहुत अच्छा लगता है, कलर पेन यूज करिए बायोलॉजी में स्पेशली। ओके, तो आपने लिखा, डायग्राम बनाया, सुंदर सा कलरफुल डायग्राम बनाइए, अच्छी सी आउटलाइन करिए, ठीक है। अपनी स्पीड जरूर बनाइए बायोलॉजी में। ओके, ये करने के बाद इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है बायोलॉजी के। जैसे आपका क्वेश्चन कंप्लीट, लाइन खींचिए, खत्म क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये था। अब बच्चे हमारे क्या होता है, देखो, अब हमने जो हमारी क्या हुई थी, लास्ट क्लास हुई थी किसकी, 10th के जैव प्रक्रम वाले चैप्टर की, उसमें हमारा सब कुछ डाइजेशन वगैरह खत्म हो चुका था। हमारा क्या स्टार्ट हुआ था, रेस्पिरेशन। क्या स्टार्ट हुआ था, रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ था। उसमें क्या था, रेस्पिरेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था क्या, देख लेते जल्दी से, आ जाइए। हाँ, सबसे पहले हमने देखा था श्वसन, उसके बाद क्या देखा था, कोशिकीय श्वसन, फिर हमने देखा श्वसन यानी रेस्पिरेशन तथा किसमें, श्वास लेना, इनमें क्या था, अंतर देखा था, ठीक है। और क्या देखा था हमने, जल्दी बताइए। एक पूरा पथ देखा था, एक पूरी देखा था कि जो ग्लाइकोलाइसिस से जब पायरुवेट बनेगा तो जो अणु होंगे वो किस तरह से होंगे, ठीक है। ये सब हमने देखा। साथ ही में क्या देखा था हमने, प्राणियों में श्वसन देखा था कि कुछ प्राणी कैसे हैं, प्राणियों में श्वसन, ठीक है। तो ये देखा था। जितना अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आपको करने होंगे। श्वसन मैंने बताया था आपको क्या होता है, श्वसन होता है जो आपने खाना खाया उसका इस्तेमाल किसमें, ऊर्जा में करना, यानी ऊर्जा को निर्मुक्त करने में करना। उसके बाद क्या था हमारा, कोशिकीय श्वसन, यानी कोशिकाओं में ऊर्जा का क्या होना, मुक्त होना, ठीक है, वो कोशिकीय श्वसन था। फिर हमने देखा श्वसन भाई और श्वास लेने में अंतर क्या है। फिर आया था प्राणियों में, जिसमें हमने क्या देखे थे, अलग अलग तरह के प्राणी देखे, यानी कीट भी देखे थे हमने। क्या क्या देखा था उसमें, जल्द से बताइए। एक कोश के जीव अमीबा देखा था, उसके बाद हमने कीट देखे थे, ठीक है, कि भाई अगर तिलचिट्टा है तो कैसे क्या करेगा, ठीक है, वो सांस कैसे लेगा, उनमें श्वसन अंग कौन से होते हैं, जलीय जीव है यानी मछलियां हैं तो उनमें क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब देखा था। इसके बाद आ जाते हैं हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो क्या है आपका यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बन जाता है वो बन जाता है कि अवायवीय श्वसन, ठीक है, और वायवीय श्वसन में क्या अंतर है, आप कैसे डिफाइन करोगे इसको। अगर आप करके आओगे एग्जाम में, आपका बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे अवायवीय और वायवीय श्वसन में अंतर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, जब भी बात आती है ना भाई अंतर, अंतर क्या है, हमेशा इसको क्या करोगे, आप पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। एक तरफ लिखोगे क्या, अवायवीय श्वसन, दूसरी तरफ लिखोगे वायवीय श्वसन। अब भाई जो वायवीय है कौन सा, अवायवीय जो है, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा वायवीय श्वसन। अवायवीय में क्या होता है, O2 की अनुपस्थिति होती है, क्या होती है, O2 की अनुपस्थिति होती है। और वायवीय में क्या होता है, यहाँ पे O2 की उपस्थिति होती है, यानी O2 होती है। ओके गाइस, कोई डाउट तो नहीं है ना अभी आपको, सब क्लियर है ना, क्लियर ही रखना है। चलिए, तो इस तरह से करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने पहले वायवीय बता दिया, ये नहीं, ऐसे जब भी अंतर पूछे हमेशा ऐसे करो, ठीक है। तो ये क्या है हमारा क्वेश्चन, अवायवीय और वायवीय श्वसन में क्या अंतर है, आपको इस तरीके से बताना है। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट अगर आपको इसका पूरी थ्योरी पढ़नी है तो आप देख सकते हैं लास्ट वाली क्लास, ठीक है, लेक्चर 4 देख सकते हैं, उसमें आपको सब एक्सप्लेन मिलेगा। तो आपको यही करना है। अगर क्वेश्चन आता है अवायवीय और वायवीय श्वसन में अंतर क्या होता है, हेडिंग डालोगे इधर अवायवीय इधर वायवीय, यानी पहले बताओगे कि आप अवायवीय क्या होता है, ठीक है, क्या डिफरेंस है भाई, और वायवीय क्या होता है। क्लियर,
इतना करने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो कौन सा है, वो ये है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। एटीपी क्या होती है, जो ऊर्जा निकलती है वो किसके रूप में संचित होती है, कोशिकाओं में जो ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के रूप में ही होती है। ठीक है, अब भाई ये एटीपी क्या है। ठीक है, तो एटीपी क्या होता है, एटीपी होता है आपका एडिनोसिन ट्राई पी से फॉस्फेट। ठीक है, ये हमारे लास्ट क्लास लेक्चर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना हमने पढ़ा है उसके आधार पे। इसके मैं आपके बाद में क्विज भी लेके आऊंगी, लेकिन वो तब आएगी जब हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो क्लास मिस नहीं करोगे एक भी। तो क्या हो गया आपका, इसको कैसे करके आओगे, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं कि एटीपी का पूरा नाम क्या है, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर में एटीपी का पूरा नाम डैश और उसको किसी अच्छे दूसरे पेन से लिखेंगे ताकि वो हाईलाइट हो वहां पे दिखे। बस आपका इतना क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो इतना ही करना है। और अगर आ जाता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है, ठीक है, और जो ऊर्जा वो किस रूप में संचित होती है, तो आप लिखोगे जो कोशिकाओं में जो ऊर्जा संचित होती है वो एटीपी के रूप में होती है और एटीपी का पूरा नाम ये है। तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। खत्म। आगे आगे आपका क्वेश्चन आ जाता है, श्वसन तथा श्वास लेना में अंतर बताओ। ये मैंने आपको बताया था, श्वसन और श्वास लेना में अंतर। इसको भी आपको ऐसे करना होगा, एक तरफ आप लिख के आएंगे श्वसन, लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे, ऐसे नहीं करोगे आप, सीधी लाइन खींच के आओगे। ठीक है, और एक तरफ आप लिखेंगे श्वास लेना। ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आप कोई मिस्टेक ना करके आओ। श्वास लेना क्या हुआ भाई, आप यहाँ पे भी पॉइंट्स बनाएंगे, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, इस तरीके से। नंबर 1, सबसे पहले यही जान लो श्वसन और श्वास लेना है क्या। श्वसन आपका क्या है, भोजन का इस्तेमाल किसमें, ऊर्जा निर्मुक्त करने में करना, और श्वास लेना क्या है, ऑक्सीजन ग्रहण करना, CO2 निकालना। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका श्वास लेना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये अंतर आप करके आओगे। इसको भी मैंने लेक्चर 4 में बताया हुआ है, आप देखेंगे, और कुछ भी डाउट है मुझसे पूछेंगे। ओके, ये आपका यहाँ हो गया था क्वेश्चन। अब आपका आ जाता है कौन सा, कि भाई पेशियों में ऐंठन क्यों आने लगती है। इसके लिए आपको क्या देखना होगा, मैंने आपको एक साइकिल समझाई थी, उसमें क्या था, उसमें क्या था आपका ग्लूकोज था। ठीक है, ग्लूकोज से किसका बनना हो रहा था, पाइरुवेट का बनना हो रहा था, किसका, पाइरुवेट। ठीक है, पाइरुवेट बन रहा था, तो ये क्रिया हो रही थी कहाँ पे हमारी, ये क्रिया हो रही थी हमारी कोशिका द्रव्य में हो रही थी। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको ये सब नहीं करके आना है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में हो रही थी। तो भाई यहाँ पे कितने, यहाँ पे 3 कार्बन थे। ठीक है, 3 कार्बन के अणु थे, तो क्या हुआ था यहाँ पे एनारोबिक यानी अवायवीय श्वसन था। क्या था, अवायवीय श्वसन। उसमें से क्या हुआ था, जो पाइरुवेट का कौन सा, जो 3 कार्बन वाला जो अणु था, ठीक है, वो कहाँ आया, जब आपका पेशियों में, ठीक है, वो किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है लैक्टिक अम्ल में। किस में, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। अब क्या होता है, अगर ये लैक्टिक अम्ल कहाँ पे, पेशियों में, अगर यही लैक्टिक अम्ल पेशियों में क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो क्या होता है ज्यादा होने पर, इसी की वजह से क्या होता है, जब आप क्या करेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे, ठीक है, भागेंगे, तो क्या होगा, पेशियों में क्या हो जाएगी, ऐंठन आ जाती है। क्या आ जाती है भाई, ऐंठन आ जाती है। इसी से क्या होता है, दर्द शुरू हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन था पेशियों में ऐंठन क्यों आती है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि भाई जब पेशियों में लैक्टिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसी वजह से क्या होता है, जो हमारी पेशियां हैं उनमें ऐंठन आने लग जाती है। क्लियर है, चलिए। और हमारा भाई लास्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मैंने बताया था क्या होता है, ऑक्सीजन का सहयोग होना। क्या होना, ऑक्सीजन का सहयोग होना।
लिख देते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का सहयोग होना। ठीक है। अब तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में यानी अलग अलग जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने का विभिन्न पथ क्या है। तो इसी के लिए आपको वो साइकिल बनानी होगी जो मैंने आपको यहाँ ये बताई है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। कहाँ होती है क्रिया, कोशिका द्रव्य में होती है। और ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है, इधर क्या आ जाता है, इधर आपका आ जाता है अवायवीय श्वसन, इधर आपका आ जाता है वायवीय श्वसन। अवायवीय में ठीक है आपका इधर चलता है, पहले आपका यीस्ट में आएगा, फिर आपका कहाँ पे पेशियों में इस तरह से आएगा, और फिर वायवीय में आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वहां पे क्या होता है, आपका ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में निकल जाती है। तो वो क्रिया कहाँ हुई, माइटोकॉन्ड्रिया में हुई। इसी प्रकार से वहां पे क्या हो जाता है, जो पायरुवेट का क्या होता है पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कहाँ जाती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। तो ये साइकिल जो है ये मैंने आपको लेक्चर 4 में बताई, आप उसको देखेंगे। ठीक है, तो वो वाली साइकिल यहाँ बनेगी, आपको बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर बना के आनी है। ऐसे नहीं कि भाई ये कर दिया ये कर दिया, नहीं, आपको वो पथ बनाना है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना करना है। जहाँ भी अगर आपको बोले कि आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। अगर आपको जहाँ आप जितना ज़्यादा डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हो वो करके आइए। ठीक है, सबसे पहली बात क्वेश्चन लिखने के बाद एक छोटी सी हेडिंग जरूर डालिए उस क्वेश्चन की कि आप कर क्या रहे हैं, और फिर अगली लाइन से आंसर लिखना बहुत अच्छे से शुरू करिए। और डायग्राम्स को कलरफुल करिए, बहुत सुंदर सुंदर लिखिए, नीट अच्छे से लिख के आइए। ठीक है, अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना है फ्लो चार्ट बनाइए, बट अगर जितना आप क्वेश्चन को अच्छे से लिख के आएंगे कि भाई ये होती है तो अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, है ना। अब हमने क्या क्या देखा था आज, हमने जो देखा था, हमारा मेन मोटिव क्या था आज की क्लास का, ये था कि बच्चों को जो प्रकाश संश्लेषण है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बताना था। इसमें हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भाई क्या प्रकाश संश्लेषण क्या है, फिर उसके बाद हमारा लॉन्ग बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है, जिसमें आपको डायग्राम्स बना के आने हैं। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल क्या है, ये बन सकता है ना। फिर आपको ये लिखनी आ सकती है कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण क्या है, तो आप ये वाली सिर्फ समीकरण लिख के आओगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं दो, प्रकाशिक क्रिया कहाँ होती है और प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक क्रिया कहाँ होती है। तो प्रकाशिक क्रिया होती है ग्रेना में और अप्रकाशिक क्रिया होती है स्ट्रोमा में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, रंध्रों का खुलना और बंद होना देखा। ये अलग क्वेश्चन भी बन सकता है, और अगर प्रकाश संश्लेषण आता है तो आपको ये लिख के आना होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई दंत सूत्र क्या है, क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम्स में। कभी कभी आपको सीधा लिखने को आ जाता है कि दंत सूत्र लिखिए, तो आपको ये लिख के आना होगा। ठीक है, मनुष्य के जो दंत सूत्र है मनुष्य का, ये आपको लिख के आना होगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा कैसे क्या करें भाई, जो चीजें हैं वो कैसे करनी होंगी। ओके, तो हमने बताया कि आपको कैसे आंसर लिख के आना है, क्या करना है, ये नहीं कि बस रगड़ा पीटी मार दी ना, अच्छे से आंसर लिखो यार, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ना, अच्छे से लिखो, प्रॉपर क्वेश्चन लिखना है, हेडिंग डालनी है, उसके बारे में लिखना है सुंदर सुंदर, अगर डायग्राम है तो डायग्राम बहुत सुंदर सुंदर बना के आओगे, ऐसे करना है। ठीक है, और कलर पेन यूज करिए, इतना ज्यादा नहीं कि आप पूरा कलर ही करके आए हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिए आप क्या करेंगे, कलर पेन को यूज करेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा था, लेक्चर 4 हुआ था, तो उसमें हमने श्वसन देखा था। क्या क्या देखा था उसमें, हमने श्वसन की कोशी के श्वसन, श्वसन तथा श्वास लेना देखा था, और साथ ही में प्राणियों में श्वसन देखा था। तो इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे। क्या थे, अवायवीय और वायवीय श्वसन में क्या अंतर है, मैंने बताया आपको कैसे लिख के आना है। उसके बाद हमने देखा एटीपी का पूरा नाम क्या है ना। उसके बाद आया श्वसन तथा श्वास लेना में अंतर बताओ, और फिर आया हमारा पेशियों में ऐंठन क्यों आने लगती है, और उसके बाद आया ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और ये क्वेश्चन आपका पहले आया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइकिल अच्छे से याद कर लेंगे, आपको आधे से ज़्यादा वहाँ पे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो साइकिल है वो बहुत अच्छे से करिएगा। तो यही है हमारा आज की क्लास का। तो आई होप आपको सब क्लियर हुआ है, अब कोई डाउट नहीं है, और अगर आपको कुछ ही पूछना है आप पूछिए। ठीक है, अपना एक एक जो भी लेक्चर चल रहा है उसको अच्छे से पढ़ते चलिए। ठीक है, अपने खुद से नोट्स बनाइए, आप ऐसे जो भी क्या करते हैं इन शॉर्ट बनाइए, एरो लगा के बनाइए। ठीक है, कैसे क्या होता है, हर किसी का अपना तरीका होता है बनाने का, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखिए। ठीक है, और कुछ भी क्लियर है
तो मैं हूँ। चलिए, ओके, थैंक यू आज की क्लास के लिए, बाय बाय।